हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट थर्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी मैं यूनिट सेकेंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पूरी यूनिट सेकेंड को ही हम डिस्कस करेंगे आज आपके सामने। तो इस यूनिट का नाम है संक्रमण धातु संकुलों में लिगेंड बंधन। इस यूनिट का नाम है। इसका फर्स्ट टॉपिक होता है मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। धातु वह प्रजाति होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है, उसे धातु कहते हैं। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटल। ये सिंपल डेफिनेशन है मेटल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या होती है, इससे तात्पर्य संक्रमण तत्व यहाँ पर क्या है। डी ब्लॉक के वह तत्व ऐसे डी ब्लॉक के तत्व जो अपनी आयनिक या परमाणुिक अवस्था में क्या हो, आंशिक रूप से भरे हो, पूरा भी ना भरा हो, आधा भी ना भरा हो, या नहीं खाली भी ना हो और ना पूरा भरा हो, आंशिक रूप से भरे होने डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके कुछ तीन हमारे पास अपवाद भी दे रखे हैं जिनका नाम है जिंक, कैडमियम, एजी, मरकरी। ये तीन है हमारे पास अपवाद। थर्ड है हमारे पास लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, वह प्रजाति लिगेंड का तात्पर्य यहाँ पर है वह प्रजाति जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 त्याग कर किसको त्यागेगी, एक केंद्रीय धातु आयन को त्याग कर त्याग दी है, वही प्रजाति हमारी क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। साफ साफ वह प्रजाति जो केंद्रीय धातु आयन को त्यागती है उसे लिगेंड कहते हैं। ये हमारी तीनों डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसी आधार पर हम डी ऑर्बिटल को समझने चलते हैं। डी ऑर्बिटल होता क्या है। डी ऑर्बिटल एक किसी भी केंद्रीय धातु आयन पाया जाने वाला तीसरे नंबर पर एस कक्षक, पी कक्षक, फिर तीसरे नंबर पर आता है डी कक्षक। इसे डबल डोम्बल सेल भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, T2G और EG। ये अपनी ऊर्जा के आधार पर इनका डिवाइडेशन होता है, ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। T2G की फुल फॉर्म होती है ट्रिपली डिजनरेट अर्थात समभ्रंश कक्षक। और EG की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डबली डिजनरेट मतलब द्वि समभ्रंश कक्षक। इसमें मतलब दो कक्षक पाए जाते हैं, इसमें तीन कक्षक पाए जाते हैं, टोटल मिला के 5 कक्षक, और हमारे पूरे डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक पाए जाते हैं। देखो, जो हम T2G की बात करें, इसमें 3 प्रकार की अक्षों होते हैं, उनके मिलने से बनती है, जैसे DXY, DYZ, DZX। ये 3 इसमें अक्षों के मध्य पालियों के मिलने से बने होते हैं, इन्हें डी कक्षक कहते हैं, जो हमारे T2G के अंतर्गत आते हैं, DXY, DYZ, DZX। हम बात करें इस तरफ EG कक्षकों की, तो DX2Y2 और नेक्स्ट DZ2। ये दो प्रकार के कक्षक होते हैं जो हमारे EG कक्षकों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम इसके आगे बात करते हैं। हमारे पास VBT आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी कुछ सीमाओं की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है VBT की सीमाएं। VBT कुल कितनी सीमाएं होती है, VBT हमारे पास कुल सीमाएं होती है 7 सीमाएं होती है। तो पहली सीमा के बारे में क्या कहा गया है, इसमें हमें लिगेंडो के बारे में नहीं समझाया जाता VBT में, इसमें हमें केंद्रीय धातु आयन के बारे में ही फोकसन किया गया है, या केंद्रीय धातु आयन पर जोर दिया गया है, ऐसे केंद्रीय धातु आयन के बारे में ही समझाया जाता है। सेकंड बात आती है, इसमें मात्रात्मक गुण के बारे में नहीं बताया गया है। मात्रात्मक गुण में तात्पर्य रंग, चुंबकीय प्रकृति या होने वाली कोई भी स्पेक्ट्रा, इनके बारे में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है VBT में। थर्ड एग्जांपल आता है अभिक्रिया वेग को भी नहीं समझाया गया है इसके अंतर्गत। फोर्थ हमारे पास आता है इस चीज के बारे में, क्यूब पर सेकंड कोबाल्ट सेकंड की तुलना में अपचायक अधिक होता है, प्रबल अपचायक के रूप में होता है। तो इस VBT थ्योरम में भी इस चीज के बारे में नहीं समझाया गया है, या इस VBT थ्योरम को पढ़ते इस चीज के बारे में हम कुछ भी क्लेरिफाई नहीं कर सकते। फिफ्थ आता है, हम इसमें संकुल यौगिकों की जो ऊष्मागतिकी की गुणी होते हैं उनके बारे में भी VBT में नहीं समझाया गया है। सिक्स्थ आता है हमारे पास उच्च कक्षक संकुल या हाई ऑर्बिट वाले कक्षक होते हैं, या हाई ऑर्बिट जैसे भी T2G EG का डिवाइडेशन होगा, ये भी VBT में नहीं समझाया गया है। या हमारे लास्ट से की बात करें, क्यूब पर सेकंड और टाइटेनियम थर्ड की आकृतियां विकृत होती है, इस चीज़ के बारे में भी हमें यदि VBT में इस चीज़ों के बारे में क्लियरिफाई नहीं किया गया, या हम VBT को पढ़कर इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ 7 पॉइंट्स हैं, हम इसको वापस रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने। देखो, इसमें केंद्रीय धातु आयन के बारे में तो समझाया गया है, पर लिगेंड को नहीं समझाया गया है। हम सेकेंड की बात करें तो इसमें मात्रात्मक गुण को भी नहीं समझाया गया है, अभिक्रिया वेग को भी नहीं समझाया गया है, या हमें कॉपर सेकंड की तुलना में प्रबल अपचायक है, ये भी नहीं समझाया गया है। फिफ्थ की बात करें तो इसमें हमारे पास उष्मागति की कोई भी संकुल की उष्मागति गुणों के बारे में नहीं समझाया गया है। यदि हम 6 की बात करें तो हमें उच्च चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल को भी नहीं समझाया गया है। या हम लास्ट 7 की बात करें तो क्यूपर सेकंड और टाइटेनियम थर्ड की जो विकृत आकृतियां होती है इसके बारे में नहीं समझाया गया है। ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारे पास आती है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरम। थोड़ा फास्ट है, यू विल मैनेज दैट विथ मी।
हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किस किस दो वैज्ञानिकों ने दिया गया है, हम ये बताते हैं। पहला ये सिद्धांत बेथ है और वॉन ब्लैक ने दिया गया था। ये सिद्धांत दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, बेथ है और वॉन ब्लैक ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में आयनिक क्रिस्टलों के बारे में ही समझाया गया है, इसमें और किसी के बारे में नहीं समझाया गया, ओनली आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में समझाया गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार आने वाली हम इसके पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बेहतर उनका आयनिक क्रिस्टल समझाया, इसके कुछ 5 पॉइंट हैं। हम अब इसकी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाने जा रहे हैं, सीएफटी को समझाने जा रहे हैं। तो सीएफटी की फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे इसमें लिगेंड ऋणावेशित और उदासीन 2 प्रकार के होते हैं। सीएफटी के अनुसार ऋणावेशित आयन जो भी उसके एग्जांपल है Cl- F- या SO जो भी अपने पास Cl- F- या OH- CN- SO4 तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मी होते हैं हमारे पास। जो कौन कौन से होते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। NH3H2 ROH EN उदासीन अणु लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं जिन्हें बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के रूप में भी जाना जाता है। देखो पॉइंट चार्ज है वो 2 रूप में डिवाइडेशन होता है। पहला होता है ऋणायनिक, मतलब ऋणायनिक से मतलब है यहाँ पर आयनिक चार्ज स्पीसीज, और सेकेंड होता है जो वह मोलिक्यूल जो न्यूट्रल रूप में पाए जाते हैं या लिगेंड पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये 2 प्रकार के पॉइंट चार्ज होते हैं। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बारे में समझाया गया है। अब जो हम यदि इसके कुछ संकुलों की बात करें, सीएफटी के अनुसार केंद्रत्व आयन की कुछ संकुलों की बात करें तो इसी के द्वारा स्थिर वैद्युत आकर्षण के बल के द्वारा ही हम इसकी आयनिक प्रकृति को जानते हैं। सीएफटी अनुसार केंद्रत्व आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके अनुसार ही कि कान धातु लिगेंडों के मध्य आयनिक प्रकृति होती है, ये मैंने आपको कह दिया है। थर्ड पॉइंट इसके बारे में बताता है सहसंयोजक बंध नहीं समझाता। हमारे पास सीएफटी के अंतर्गत सिर्फ ओनली आयनिक बंधों की बात की गई है, आयनिक बॉन्ड्स को समझाते हैं। सहसंयोजक बंधों के बारे में, सहसंयोजक बंध बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं पाया जाता। ये इसकी एक प्रकार की सीमा भी हो सकती है। कक्षों के लिगेंड के संयोजक बंधों नहीं समझता, सीएफटी का लिगेंड के संयोजक बंध को नहीं समझता। फोर्थ की बात करें सीएफटी के अनुसार, हमारे पास सीएफटी के अनुसार देखो फोर्थ की बात करें संकुल निर्माण। सीएफटी के अनुसार संकुल निर्माण के समय हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, T2G ऊर्जा स्तर और EG ऊर्जा स्तर। हमें आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ T2G स्तर में कौन कौन से आते हैं और EG स्तर में कौन कौन से कक्षक आते हैं। अब इनके डिवाइडेशन को हम थोड़ा आगे पॉइंट्स के सीएफटी के बारे में समझकर फिर इनको समझेंगे कि सीएफटी और जो T2G और EG कैसे डिवाइडेशन में बढ़ते हैं। हम बात करें और इसमें लिगेंडों की सामर्थ्य के कारण 2 ऊर्जा स्तर, तो हाँ ये डिवाइडेशन किस प्रकार होता है, देखो ये लिगेंडों के सामर्थ्य के कारण होता है, लिगेंड्स की पावर्स के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है लिगेंड सामर्थ्य का प्रभाव। सीएफटी के आधार पर केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षों की ऊर्जा स्तर पर जो हमारे पास क्या नाम है लिगेंडों का सामर्थ्य प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में समझाया गया। ये कुछ कुल 5 पॉइंट्स है, मैं आपके पास पहले ही रिपीट कर देता हूँ। लिगेंडों के ऋणावेशित और उदासीन पॉइंट चार्ज के बारे में समझाया गया है। सेकंड स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बारे में समझाया गया है। थर्ड सहसंयोजक बंध को नहीं समझाया जाता है इसके अंतर्गत ओनली आयनिक बंध को समझाया जाता है। फोर्थ की बात कर दूँ तो मैं संकुल निर्माण, जो भी संकुल निर्माण के तहत EG और T2G स्तर में डिवाइडेशन होता है उसको समझाया जाता है। फिफ्थ की बात करूँ तो मैं लास्ट लिगेंड और लिगेंड सामर्थ्य प्रभाव को भी समझाया जाता है सीएफटी के अंतर्गत। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो आता है हमारे पास अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। किस प्रकार अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। इट इज वेरी सिंपल। सीएफटी का जब भी डिवाइडेशन, सीएफटी के अंतर्गत जब अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड विपाटन डिवाइडेशन, हम इसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं। ये दो डिवाइडेशन में टूटेंगे। पहला होगा हमारे पास ऊपर की तरफ EG स्तर, जिसकी उच्च ऊर्जा कक्षक भी कहते हैं, और T2G निचले ऊर्जा कक्षक के अंतर्गत आता है। इनके अंदर एक बेरी सेंटर भी पाया जाता है। बेरी सेंटर होता है जिससे ऊपर की तरफ -3/5 प्लस में पॉजिटिव में 3/5 डेल्टा नोट एनर्जी पाई जाती है। नीचे की तरफ बात करें तो -2/5 माइनस के अंतर्गत आएगा। ये बेरी सेंटर से नीचे की तरफ डेल्टा नोट ओ की तरफ, और डेल्टा ओ मतलब ओक्टाहेड्रल के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसलिए डेल्टा ओ आया हुआ है। तो ये इस प्रकार 2 प्रकार के डिवाइडेशन में पाया जाता है। और इसी के अंतर्गत हमारे पास ये 5 कक्षों का डिवाइडेशन होता है। हमें वापिस रिपीट करता हूँ, उच्च ऊर्जा में अष्टफलकीय संकुलों का कभी भी डिवाइडेशन होता है या विपाटन होता है तो उसमें EG कक्षक ऊपर की तरफ और T2G कक्षक निम्न कक्षक में डिवाइडेशन होता है। मैंने एनर्जी को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। 3/5 डेल्टा O
ऊपर की तरफ एनर्जी, और -2/5 डेल्टा ओ ये नीचे की तरफ, बेरी सेंटर से नीचे की तरफ एनर्जी पाई जाती है। हम इस पूरी बीच वाली एनर्जी को डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान 10 डी क्यू के बराबर होता है, 10 डी क्यू के बराबर होता है दोस्तों। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक CFSE। CFSE का मतलब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड सेटिस्फाइड एनर्जी से है, मतलब इसको हिंदी में कहें तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा से है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है अष्टफल के संकुलों के लिए, मैं बताता हूँ आपको, -0.4 N/T2G प्लस 0.6 N/E/G ब्रैकेट बंद डेल्टा ओ प्लस एम पाई। यहाँ पर पाई से तात्पर्य युग्मन ऊर्जा से है, एम हमारे पास यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो युग्मित कक्षक है उनके युग्मित कक्षकों की संख्या से हो जाएगा। एम का तात्पर्य हमारे पास यहाँ पर किससे हो जाएगा, युग्मित कक्षकों की संख्या से हो जाएगा, पाई युग्मन ऊर्जा हो जाएगी, और डेल्टा नोट हमारे पास है ही। डेल्टा नोट से यहाँ पर T2G था, EG के जो मध्य के ऊर्जा अंतराल है उसे डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। NEG से तात्पर्य यहाँ पर EG में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N/T2G से मतलब यहाँ पर T2G के मध्य पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हम नेक्स्ट डिवाइडेशन, ये दो प्रकार डिवाइडेशन है, इट्स वेरी सिंपल। हम ये डिवाइडेशन, अब मैं बात करूँ कि यह EG कक्षक ही ऊपर क्यों जाता है, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही हमारे जो 6 लिगेंड पाए जाते हैं, जिसके अंदर अष्टफल के संकुलों में कभी भी डिवाइडेशन होता है, 6 लिगेंड इस पर आक्रमण करते हैं, और 6 लिगेंड जब इनका इस सेंट्रल ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में जब एंटर करते हैं तो हमारे क्या होता है, T2G जो EG कक्षक होते हैं वह अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, और वह ऊपर की तरफ अधिक प्रतिकर्षण करके वह उच्च कक्षक में चले जाते हैं, और T2G कक्षक कम प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं जो निचले कक्षकों में रह जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करें चतुष्फलकीय। ये हमारा CFEC फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पर 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। कभी भी मैं आपको, चलो इस प्रॉपर्टीज को मैं आगे समझा दूंगा कि हम किस प्रकार पेयरिंग पाई जाती है निम्न कक्षकों में या उच्च कक्षकों में, किस प्रकार पेयरिंग होती है या पेयरिंग नहीं होती है, किस प्रकार वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पे इफेक्ट पड़ता है, ये मैं आगे के एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा आपको, ठीक है। कभी भी चलो मैं अभी सुनाता हूँ, कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट करता है तो इन ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसे हम D2sp3 संकरण कहते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यदि अटैक करते हैं तो ये इन ऑर्बिटल, मतलब इन ऑर्बिटल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स हम फील्ड करते हैं तो ये क्या होता है, D2sp3 के अंतर्गत आता है। इसको हम पैड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम sp3d2 की, जिसके अंतर्गत वीक लिगेंड यदि इफेक्ट करता है तो ये उच्च हाई स्पिन में चला जाता है तथा हमारे पास यह स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनता है। हम नेक्स्ट बात करें चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसी प्रकार 5 कक्षक होते हैं डी ऑर्बिटल के। चतुष्फलकीय में 4 फलक के रूप में इसकी आकृति होती है। इस आकृति समझो तो यहाँ सेंटर पे कोई पॉइंट है, एक यहाँ पर रहेगा लिगेंड, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, एक लिगेंड यहाँ पर रहता है। ये कुछ इस प्रकार इसकी आकृति होती है। गन के अंदर भी इसकी आकृति को अच्छी तरह समझा जाता है, क्योंकि एकांतर कोणों पे पाए जाते हैं लिगेंडर और 20 सेंटर में पाया जाता है हमारा मैटर। इसी के आधार पर इसका पाया जाता है। इसी प्रकार चतुष्फलकीय संकुलों में हमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, T2G कक्षक अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, इसलिए वह ऊपर की तरफ उच्च कक्षकों में, और EG कक्षक कम प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, इसलिए वह निचले कक्षकों में चले जाते हैं। हम बात करें बेरी सेंटर से ऊपर की तरफ तो 2/5 डेल्टा टी टेट्राहेड्रल, इसलिए डेल्टा टी का प्रयोग किया गया है। डेल्टा टी एनर्जी पाई जाती है। नीचे की तरफ बात करें -3/5 डेल्टा -3/5 डेल्टा टी एनर्जी की बात करते हैं हम। इसी प्रकार इसके फॉर्मूले को हम डिस्कवर करते हैं। CFAC का फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड सेटिस्फाइड एनर्जी का, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, इसे बनता है -0.6 NEG प्लस 0.4 T2G ब्रैकेट बंद डेल्टा टी प्लस एम पाई। ये हमारे फॉर्मूले को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इस प्रकार फॉर्मूला होता है। यहाँ पर m क्या है, युग्मन ऊर्जा है। यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m है युग्मित कक्षकों की संख्या है, और पाई से तात्पर्य यहाँ पर युग्मन ऊर्जा से है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा खत्म हो चुका है टॉपिक्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। निम्न ऊर्जा स्तर में, यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर में हमारे पास यहाँ पर EG आते हैं, उच्च ऊर्जा में T2G चले जाते हैं कक्षक। इस प्रकार ये फॉर्मूला CFAC का भी आ चुका है। इसी बेस पे हमें एक दो कुछ फॉर्मूले भी या न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। हमने बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है डेल्टा। यदि ये चतुष्फलकीय संकुल खत्म हो गया तो हाँ, इसमें एक नोट लगाया जाता है। नोट के रूप में ये बताया गया है कि
जो हमारे पास अष्टफलकीय होता है उसमें ये शक्ति पाई जाती है D2sp3 और sp3d2 होने की। ये शक्ति पाई जाती है उसमें क्या होता है, लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे पास हाई स्पिन और लो स्पिन प्राप्त होते हैं। यदि हम चतुष्फलकीय ओक्टा, यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। इसमें सबके सब निम्न चक्रण शकुल पाए जाते हैं। इसमें निम्न चक्रण हाई स्पिन व उच्च चक्रण शकुल पाए जाते हैं, अर्थात वीक लिगेंड की तरह पाए जाते हैं। वैसे चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हम सबके सब इसमें कौन से पाए जाते हैं, हम इसमें कौन से पाए जाते हैं, सब उच्च चक्रण शकुल में पाए जाते हैं। इसमें पहले मतलब डेल्टा टी का मान, जो मैं एक मिनट वापिस डी कक्षों के एम पाई पर लिगेंड की सामर्थ्य कोई प्रभाव नहीं करता, क्योंकि ई तथा टी टू के मध्य वर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है। इसमें क्या है, इनकी जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण पहले इसमें क्या होती है, पहले उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उनमें पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और फिर बाद में नीचे वाले कक्षकों में पुनः युग्मन होता है। युग्मन ऊर्जा का मान क्योंकि यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ उच्च चक्रण शकुल काम लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इसी बेस में हमारे कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स भी होते हैं CFAC के। हम बात करें तो यहाँ पर डेल्टा O तथा डेल्टा T में कुछ संबंध भी होता है। इस बेस पे भी कुछ फॉर्मूले जाते हैं। डेल्टा T इक्वस टू 4/9, डेल्टा T इक्वस टू 4/9 डेल्टा O कहा जाता है। T से तात्पर्य यहाँ टेट्राहेड्रल से, O से तात्पर्य ऑक्टाहेड्रल से है। यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू में वापस आपको बताता हूँ 10 डेल Q के रूप में भी जानी जाती है। इस प्रकार हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं CFAC के मान के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्गाकार समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। वही हमारे पास, इसमें मैं वापस रिपीट कर दूं, वही हमारे पास डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं। इसका डिवाइडेशन दूसरे, पहले वर्गाकार समतलीय होता गया। यदि हम ओक्टा हमारे पास यदि कोई अष्टफलकीय दे रखा है, यदि उसमें हम जेड अक्ष को हटा दें और एक्स वाई अक्ष पर रहने दें तो वह हमारे पास होता है वर्गाकार समतलीय। हम बात करें इसी में वही T2G EG कक्षकों का डिवाइडेशन होता है। वही ऑक्टाहेड्रल की तरह हमारे पास EG कक्षक ऊपर और T2G कक्षक नीचे की तरफ होते हैं, परंतु ये वर्गाकार समतलीय और जेड अक्ष के हटाने के कारण इसमें कुछ अलग तरीके से डिवाइडेशन होता है। इसमें एनर्जी का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। सबसे लोअर एनर्जी पाई जाती है डेल एक्स जेड और डेल वाई जेड, जो दो समभ्रंश कक्षक हैं, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। इसके ऊपर की बात करूं तो मैं डी जेड स्क्वायर, जो जेड के अंतर्गत पाया जाता है। देखो जेड वाले नीचे और फिर बाद में आएंगे एक्स वाई वाले ऊपर, क्योंकि एक्स वाई वाले एक्स और वाई तल में पाए जाने वाले कक्षक यहाँ पर अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, जो ऊपर की तरफ कक्षकों में चले जाते हैं। तो डी एक्स वाई और डी वाई जेड दोनों कक्षक होते हैं। ये नीचे वाले सबसे निचले स्तर पर पाए जाते हैं। इससे ऊपर डी जेड स्क्वायर वाला कक्षक एक कक्षक पाया जाता है। फिर उससे ऊपर हमारे पास डी एक्स वाई वाला कक्षक पाया जाता है। इससे ऊपर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला कक्षक पाया जाता है, ऑर्बिट पाया जाता है। ये हमारे पास कुछ एनर्जी का डिवाइडेशन है, जिस हिसाब से हमारे पास वर्गाकार समतलीय में एनर्जी का डिवाइडेशन होता है। इनमें डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये एनर्जी का कुछ डिवाइडेशन होता है। पूरी को हम डेल्टा SP से डिनोट करते हैं। हम इसमें बात करें कि इसका विन्यास इस डिवाइडेशन होता है, ये मैं आपको समझा ही दिया हूँ। इसमें क्या है, जिसमें जेड कक्षक पाया जाता है वो कम प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, और जिसमें एक्स वाई कक्षक ओनली पाए जाते हैं तो ये अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं। इस कारण ये कक्षक ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हम बात करें नेक्स्ट हम आता है D8 विन्यास। जो 8 कक्षक वाले विन्यास होते हैं वो वर्गाकार समतलीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करना कुछ है हमारे पास, जिसके हमारे पास एग्जाम्पल भी है Ni2+, Pt2+ या Pt2+। ये वर्गाकार समतलीय में जाने वाले कुछ हमारे पास एलिमेंट भी हैं। हम नेक्स्ट बात करें, यदि 8 इलेक्ट्रॉनों का ऐसा विन्यास दे रखा है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्योरम में है, यूनिवर्सिटी ने बार क्वेश्चन पूछे हैं। हम बात करें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने, जो डेल्टा नोट है वो किन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा नोट को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है CFAC। जो हमारी डेल्टा नोट होती है, डेल्टा O होता है या डेल्टा T होता है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, ऑक्सीकरण संख्या के इनवर्सली होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास जो एलिमेंट होता है, जो हमारे पास सेंटर जो केंद्रीय धातु आयन होता है, यदि उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाते हैं, तो इससे हमारे पास उसकी ध्रुवणता में वृद्धि हो जाती है। इसी से हमें डेल्टा नोट का मान भी अधिक पाया जाता है। हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात जैसे मैंने एक बार
5D कक्षक काम लिया, एक बार 6D कक्षक काम लिया। तो 5D कक्षक में डेल्टा ओ का मान कम होगा और 6D कक्षक के लिए डेल्टा ओ का मान अधिक होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का भी यहाँ एक्सप्रेशन पाया जाता है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या इसे हम लिगेंडो की सामर्थ्यता भी कहते हैं, इसका एक और नाम होता है पॉइजन सूचित श्रेणी। तो हम वापस बता दूं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में I माइनस, मैं इसके बढ़ते हुए क्रम को एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। I माइनस सबसे निचले स्तर पर Br माइनस, उससे स्तर पर S2 माइनस, उससे उछले स्तर पर SCN माइनस, उससे उछले स्तर पर Cl माइनस, उससे ऊंचे स्तर पर पाया जाता है N3, उससे ऊपर F माइनस, उससे ऊपर यूरिया, उससे ऊपर OH, उससे ऊपर OX2 माइनस, उससे ऊपर H2O, उससे ऊपर NO माइनस, ये उससे ऊपर PY, उससे ऊपर NH3, ये उससे ऊपर EN, उससे ऊपर BI ये उससे ऊपर NO3, ये उससे ऊपर CH3 माइनस, ये सबसे ऊपर, और C6H5 ये सबसे ऊपर, और CN माइनस सबसे हाईएस्ट होता है, जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रभावी लिगेंड भी के रूप में कह सकते हैं। ये एक प्रकार से लिगेंडो की सामर्थ्यता का क्रम भी हो जाता है। हम बात करें नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आता है लिगेंडो के आकार पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यदि लिगेंड का आकार जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे उसी प्रकार डेल्टा नोट का मान कम होता चला जाएगा। मैं वापस कह दूं आपको, डेल्टा ओ का मान लिगेंडो के आकार पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे जैसे हम लिगेंडो की आकृति को बढ़ाते चले जाएंगे हमारे पास लिगेंड का डेल्टा ओ का मान कम प्राप्त होगा। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं। हमारे पास इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है COF6, COCl6 या COBr की पावर 3 माइनस, इन सब पे 3 माइनस चार्ज है, या COI6, हाँ ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके आधार पे हम देख सकते हैं FCl-BrI का बढ़ता हुआ क्रम, FCl-BrI का बढ़ता क्रम, जिसके कारण डेल्टा ओ का मान घटता हुआ चला जाता है। ये हमारे पास इनकी यूनिवर्सिटी प्रपोज को समझाने के लिए हो गया। यदि हम डी कक्ष को, इसका नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं 5th नंबर पे आता है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डेल्टा ओ का मान डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। यदि हमारे पास डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है तो हमारे पास डेल्टा ओ की मान में कमी होती चली जाती है, अर्थात ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, ये है COH2O का 6, इनमें होल पावर में 2+ चार्ज होता है, और नीचे वाले NiH2O6 इस पर 2+ चार्ज होता है, जिसमें ऊपर वाले में 3D7 होता है और 3D8 होता है। इसलिए इसमें जो क्या नाम है डी कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण इसका डी ऑर्बिटल का मान बढ़ता गया, डी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई और डेल्टा ओ का मान कम होता चला गया। हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं CFT के अनुप्रयोग। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। CFT के अनुप्रयोग में फर्स्ट आता है संकुल यौगिकों की प्रकृति याद करना। CFT के तौर पर ही हम संकुल यौगिकों की प्रकृति याद करते हैं। ये मैं आपके समझ, देखो संकुल यौगिकों की प्रकृति याद करने पर 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक तो डेल्टा ओ के मान पर और एक पाई के मान पर। देखो डेल्टा ओ और पाई के मान पर ही हमारी प्रकृति याद करती है। यदि डेल्टा ओ का मान पाई के मान से अधिक होगा तो हमारे पास पहला युग्मन नहीं होगा, और पहला युग्मन नहीं होगा तो सही है हायर स्पिन में जाएगा। ये उच्च चक्रण शकुल होगा, इसमें निम्न उच्च चक्रण शकुल पाया जाएगा, और इसमें ये स्पिन पैड वाला होगा, पैड कॉम्प्लेक्स स्पिन बिना पैड। डेल्टा ओ का मान यदि हमारे पास होगा अधिक होगा तो ये स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये स्पिन फ्री वाला कॉम्प्लेक्स होगा। हम बात करें नेक्स्ट ये इनर ऑर्बिटल में पाया जाने वाला होगा। हमें डेल्टा ओ का मान यदि हमारे पास पाई का मान कम होता है और डेल्टा ओ का मान अधिक होता है, ये इनर ऑर्बिटल वाला कक्षक होता है, और इसमें लो स्पिन कक्षक कहते हैं इसे हम। और इसका एक शानदार है ये स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स भी होता है। और यदि हमारे पास डेल्टा ओ का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा के मान से, तो पहले उच्च चक्रण संकुल होता है, और यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारे ये संकुलों की प्रकृति याद करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। हम सेकंड पॉइंट की बात करें, संकुलों की चुंबकीय प्रकृति याद करना। चुंबकीय प्रकृति दोस्तों आप भी जानते हो, यदि हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। यदि हमारे पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो हमारे पास संकुल जो भी संकुल होता है हमारे पास, वो किसी प्रकृति का पाया जाता है, वो हमारे पास ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का पाया जाता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति के लिए जो म्यू का मान होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, और प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू इज इक्वल टू
जीरो होता है। हम थर्ड की बात करें संकुल यौगिक और रंग। रंग डिफाइन करता है, देखो रंग के दो कारण होते हैं। देखो प्रकाश दर, देखो रंग कैसे बनता है पहले तो संकुल यौगिकों में। जब हम किसी भी संकुल को प्रकाश दर से क्षेत्र में, जिसकी मतलब 200 से 800 नैनोमीटर जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है उसमें रखते हैं, जिससे प्रकाश का अवशोषण करके कुछ इनमें मतलब कुछ भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऊपरी कक्ष उच्च कक्षकों में जाके वापस निम्न कक्षकों में आते हैं। इसके कारण मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉन में होने वाला जो ट्रांजेक्शन होता है, इसी के कारण हमारे पास रंग की पैदा होता है। तो इसके कुछ दो कारण बताए गए हैं, डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण की बात करूँ तो ये इसमें डीडी संक्रमण को समझता हूँ, कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जो निम्न कक्षक संकुल में है, या हमारे पास उसके लिए एक पर्याप्त लैम्बडा का मान है या ई का मान दे रखा होता है, तो यह अपने मतलब एक पर्याप्त प्रकाश जो भी हमारे पास प्रकाश का दर्शक क्षेत्र होता है उसमें जो अपनी ऊर्जा अवशोषित करके वो उच्च वाले कक्षकों में चला जाता है। फिर वह जब नीचे वाले कक्षकों में आता है तो ये एक प्रकाश के रूप में एक मतलब एक कुछ स्पेक्ट्रा उत्पन्न करता है, उसी को ही हम रंग कहते हैं यहाँ पर एक हिसाब से। तो ये नीचे वाले कक्षकों में आता है जब एक्सप्लेन करता है। हम सेकंड की बात करें, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ये हमारे डी जीरो, जिनमें जीरो विन्यास पाया जाता है, जिनमें डी का ऑर्बिटल का मान जीरो होता है, उनके लिए बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन के ट्रांसफर होते हैं, जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन में ट्रांसफर होते हैं, जब इसको बताया गया है, ये एक प्रकार की रासायनिक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है। जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताऊं, इसमें देखो कैसे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता है। जैसे जैसे हमारे पास लिगेंड हमारे जो केंद्रीय धातु आयन है उसको हमारे खुद के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इससे क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश बढ़ता है और रंग गहरा होता चला जाता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, कुछ हमारे पास सीएफटी के तीन अनुप्रयोग थे। इसके बाद में हम बात करें क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जो मैंने आपको डेल्टा ओ और डेल्टा टी बताई है, डेल्टा ओ डेल्टा टी बताई है, वही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है। सीएफईसी की बात करूं मैं, सीएफईसी की फुल फॉर्म बता दूं मैं, क्रिस्टल फील्ड और जो स्थायीकरण ऊर्जा है उसे हम सीएफईसी के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें अवशोषण की गई ऊर्जा, मतलब जो बैरी सेंटर होता है उससे ऊपर वाली ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, वो हमारे पास अवशोषण की हुई, वो उत्सर्जन की हुई ऊर्जा होती है, और नीचे की तरफ हमारे पास अवशोषण की ऊर्जा होती है। उनमें जो बैलेंस होता है उसे मुक्त हुई ऊर्जा होती है, उसे हम सीएफएसी के रूप में जाना जाते हैं। हम कुछ सीएफटी की सीमाएं की बात करते हैं, दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ हमारा आज के चैप्टर का। तो इसकी सीएफटी की सीमाएं में सबसे पहला पॉइंट होता है, कभी भी सीएफटी सहसंयोजक गुणों की व्याख्या नहीं करता है, ये सिर्फ आयनिक गुणों की व्याख्या करता है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। सेकंड, इसमें पाई बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है, पाई बॉन्ड के बारे में कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड का कोई महत्व नहीं दे रखा। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, सिर्फ इसमें ओनली डी कक्षकों के बारे में समझाया गया है, बाकी हमारे पास और भी कक्षक होते हैं, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, या हमारे जो पाई कक्षक होते हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इसके हमारे फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो इसमें लिगेंड की सामर्थ्यता की सारणी को तो दर्शाया गया है, पर ये किस प्रकार हमारे पास H2OOS से ज़्यादा है ये नहीं समझाया गया है, किस प्रकार हमारे पास जो इसका NO है वो F- से अधिक होता है ये नहीं समझाया गया, भाई इसकी सामर्थ्यता अधिक क्यों होती है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट है दोस्तों। और एक लास्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता दूं कि डेल्टा नोट का मान डेल्टा टी से अधिक क्यों होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा ओ का मान डेल्टा टी से अधिक क्यों होता है। डेल्टा ओ पाया जाता है वो ऑक्टाहेड्रन में पाया जाता है, मतलब अष्टफलकीय में पाया जाता है, डेल्टा टी चतुष्फलकीय में पाया जाता है। तो डेल्टा ओ में तो क्या होता है, 6 लिगेंड आक्रमण करते हैं, इस कारण इसका मान अधिक हो जाता है, और डेल्टा टी में 4 लिगेंड आक्रमण करते हैं, इसलिए इसका मान थोड़ा लोअर में रह जाता है। ये इसका फर्स्ट रीजन भी आप कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को। मैं आपको और बताता हूँ आगे। ये इसका फर्स्ट भी कह सकते हो आप। इसमें ये बता सकते हो कि जो उसके कक्षक पाए जाते हैं हमारे पास, जो भी इसके Eg2 में डिवाइडेशन होता है वो उसमें क्या होता है, डेल्टा ओ में तो अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं और डेल्टा टी में कम प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं। हम थर्ड की बात करूँ, ये जिसका एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि जो Eg और T2G के मध्य इनका ऊर्जा अंतराल होता है वह भी डेल्टा ओ आर ग्रेटर देन ऑफ डेल्टा टी। दोस्तों बस यही रहा, दैट्स ऑल। आपकी यूनिट सेकेंड कंप्लीट होती है यहाँ पर। थैंक यू।